पिछले क्लास में हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट किए थे, अब ध्यान दीजिएगा। कोलाइड और कोलाइडल सॉल्यूशन, और इसके बारे में बताया था कि सॉल्यूशन बनाने के लिए जब हम लोग सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट पार्टिकल का साइज छोटा होता है, और छोटा होकर के वो फाइनली किस रेंज को एक्वायर करते हैं उसके अनुसार से सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल और सस्पेंशन। अगर डिसॉल्व्ड पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो तब इन्हें हम लोग कोलाइड्स या कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। अगर इनका साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा हो तब इन्हें सस्पेंशन कहा जाता है, और अगर डिसॉल्व्ड पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो तब इन्हें ट्रू सॉल्यूशन कहा जाता है। ट्रू सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी में कि वाई कोलाइड इज ए स्टेट, इट इज नॉट ए सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन का सेंस ट्रू सॉल्यूशन से लगता है, और ये स्टेट है क्योंकि कंपोजिशन सब जगह पर सेम ही है। अगर कोल आपको डिसॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप अगर कोयले को डिसॉल्व करेंगे, बारीक पीसेंगे तो वो सस्पेंशन रेंज में चला जाएगा। लेकिन अगर उसी कोल को कोलाइडल मिल में डाल दिया गया तो ब्लैक इंक बन करके आ जाएगा। तो दोनों में कंपोजिशन तो सेम है, दोनों में वाटर में ही कोल को डिसॉल्व किया जा रहा है, तो दोनों में डिफरेंस कहां पर है? डिसॉल्व्ड पार्टिकल का साइज। तो कोलाइड्स इज अ स्टेट इन विच द साइज ऑफ डिसॉल्व्ड पार्टिकल रेंजिंग फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, 1 से 1000 के बीच में होता है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आज क्लासिफिकेशन पर आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। पहला क्लासिफिकेशन है इनके फिजिकल स्टेट के अनुसार से। थोड़ा सा इसको यहीं पाउज करके सॉल्यूशन याद करो। सॉल्यूशन में हम लोग पढ़े थे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों के फिजिकल अनुसार से टोटल 9 टाइप्स था: सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड, गैस इन गैस। टोटल 9 टाइप्स था। यहां पर कहता है कि इस 9 टाइप्स में से कोलाइड सिर्फ 80 टाइप्स का होता है, इसमें गैस इन गैस नहीं होता है। रीजन ये, गैस इन गैस गैस कोलाइड्स का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि गैस इन गैस ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर, जबकि कोलाइड किस नेचर का होता है? हेट्रोजीनियस नेचर का होता है। तो इसलिए बाकी इनके अलावा 8 टाइप्स होते हैं, 8 टाइप्स। ये देखो आपके बुक का है, यहां पर डिस्पर्ज फेज अगर सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम अगर सॉलिड है, तो इस तरह के कोलाइड्स को हम लोग सॉलिड सोल कहते हैं। देखिए, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, फिर लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन गैस, फिर गैस इन सॉलिड, गैस इन लिक्विड। कौन सा पार्ट मिसिंग है? गैस इन गैस। उसका रीजन नीचे में लिखवाए हैं, गैस इन गैस ऑलवेज फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर while colloids are heterogeneous in nature. Due to this reason it is not considered as colloids. इस वजह से इसे कोलाइड्स के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। फिर याद करो पिछले क्लास में, जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं उसे डिस्पर्स्ड फेज, और जिसमें डिसॉल्व करते हैं उसे डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज इक्विवेलेंट होता है सॉल्यूट का, और डिस्पर्सन मीडियम इक्विवेलेंट होता है सॉल्वेंट का। यहां तक हमको लगता है कुछ लिखवाए भी थे क्या? डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्सन मीडियम, कोलाइड्स का डेफिनेशन लिखवा दिए थे। ठीक है, तो लिखिए इसमें फर्स्ट क्लासिफिकेशन, ए हेडिंग डालो। ये बॉक्स अभी नहीं नोट करना, सिर्फ हेडिंग डालो और स्टेटमेंट कुछ बोलेंगे उसके बाद में फिर लिखना। देखो, सेकंड क्लासिफिकेशन है, सुन लो फिर लिखवा देंगे। ऑन अकाउंट ऑफ नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच का इंटरैक्शन इसको 2 कैटेगरी में बांटता है, एक लियोफिलिक कोलाइड और दूसरा लियोफोबिक कोलाइड। फिलिक का मतलब होता है एफिनिटी, अट्रैक्शन, और फोबिक का मतलब होता है रिपल्सन। तो अगर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एफिनिटी है, इंटरैक्शन है, तो लियोफिलिक कोलाइड कहा जाएगा, और अगर उनके बीच में इंटरैक्शन नहीं है, एफिनिटी नहीं है, तो उन्हें लियोफोबिक कहा जाएगा। लियोफिलिक कोलाइड इज रिवर्सिबल इन नेचर,
क्योंकि यहाँ एफिनिटी है तो आसानी से इसे आप सेपरेट कर सकते हैं, और जब सेपरेट हो गया तो फिर से आप इसे मिक्स करेंगे तो ये कोलाइड्स का फॉर्मेशन करेगा। जैसे इसके एग्जाम्पल में आता है अस्टार्च सोल। अस्टार्च सोल, अस्टार्च पाउडर होता है, घर वगैरह में भी देखते होंगे कि मम्मी वगैरह मंगाती कि अच्छा स्टार्च पाउडर ले आओ, बहुत जगह पे मिक्स किया जाता है। और सिंपल तरीके से आपको बताएं, सूप पिए होंगे आप, तो सूप का जो बेस होता है वो स्टार्च पाउडर ही होता है, और बाकी के दूसरे उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल दिए जाते हैं, यानी कि जो गाढ़ापन आता है वो स्टार्च की वजह से आता है। स्टार्च प्लांट फूड का फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और उसमें वो जो आता है वो स्टार्च होता है। चावल को अगर आप पीस दिए तो वह स्टार्च हो गया। चावल पहले तसले में बनाया जाता था कंटेनर में, तो उसके एक्स्ट्रा लिक्विड को बाहर निकालते थे, वो माड़ हो गया। वो कंपोजिशन बिल्कुल सूप के जैसा ही है, वो बिल्कुल सेम है, दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, जैसे वहां पर है उसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो स्टार्च सोल, उसे अगर आप हीट करेंगे तो वाटर इवैपोरेट कर जाएगा और बाकी का सॉलिड पार्ट बचा हुआ रह जाएगा। अब स्टार्च पाउडर बन गया। अब उस स्टार्च पाउडर को फिर से अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो फिर से स्टार्च सोल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल नेचर का है। हीट करे तो इवैपोरेट कर गया सॉल्वेंट, डिस्पर्सन मीडियम, और डिस्पर्ज फेज बचा हुआ रह गया। तो वैसे कोलाइड्स को लियोफिलिक कोलाइड कहते हैं। लेकिन जहां डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्सन मीडियम में एफिनिटी नहीं हो, अगर एक बार में वो सेपरेट हो गए तो फिर आप कुछ भी करो वो नहीं मिल पाएगा। जैसे दूध, मिल्क, ये लियोफोबिक कोलाइड्स के एग्जाम्पल हैं। दूध अगर किसी वजह से फट गया, उसका फैट अलग हो गया, लिक्विड पार्ट अलग हो गया, तो फिर बताओ, तो अगर दूध फट गया तो कुछ भी करोगे तो फिर सिलाएगा नहीं फिर जुड़ेगा। ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी हिलाइए डुलाइए, मिक्स कीजिए, गर्म कीजिए, अब वो नहीं होगा। रीजन ये कि वो लियोफोबिक कोलाइड्स का एग्जाम्पल है, और लियोफोबिक कोलाइड्स इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। तो यहाँ स्टार्च सोल एग्जाम्पल हो गया, और इस जगह पर कौन एग्जाम्पल हो जाएगा? मिल्क। समझ में आया दोनों में? तो अब इसके बाद में डिफरेंस भी पूछता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन लियोफिलिक कोलाइड एंड लियोफोबिक कोलाइड। तो बस 2 नंबर तक का, तो 2 से 3 पॉइंट आप डिफरेंस रखिए। लियोफिलिक कोलाइड, इट हैज एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इट हैज नो एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्ज फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। इट कैन बी प्रिपेयर्ड इजिली, ये चूंकि लियोफिलिक नेचर का है तो आसानी से बन सकता है, बट इट रिक्वायर अ स्पेशल टेक्निक फॉर इट्स प्रिपरेशन। इसके एग्जाम्पल में एक और आता है गोल्ड सोल। गोल्ड सोल आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके प्रिपरेशन का। जैसे हम लोग गोल्ड का ज्वेलरी यूज करते हैं, पहनते हैं, तो बताओ, तो पहनते हैं तो वो पानी में घुलता है क्या? लेकिन अगर इसको हम डिसॉल्व कर दिए पानी में किसी स्पेशल टेक्निक से, तो वो जो फॉर्मेशन करेगा वो कोलाइडल रेंज का होगा, और इन्हें गोल्ड सोल कहा जाता है। तो गोल्ड सोल में डिस्पर्ज्ड फेज गोल्ड होता है और डिस्पर्सन मीडियम में वाटर होता है। कैसे बनेगा वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये नॉर्मली नहीं बनता है, आप ऐसा नहीं कि रगड़ते रहेंगे तो वहां बन जाएगा। जैसे अभी हम कोल के बारे में बात किए कि इंक बनाना है, तो इंक आप कोल को रगड़ेंगे तो वहां नहीं बनेगा, उसके लिए आपको कोलाइडल मिल का जरूरत पड़ता है। गोल्ड सोल ऐसे नहीं बनेगा। गोल्ड सोल अगर मान ली कि नहाते वक्त में डिजोल्व हो गया, तो आप चेन पहने हुए हैं और बाथरूम से बाहर निकल गए तो जाई तो घुल गया, ठीक है, तो टेंशन ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिजोल्व नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में। उसके लिए हम लोग या तो पेप्टाइजेशन यूज करते हैं, ब्रेडिक सार्क मेथड यूज करते हैं, ये सारे मेथड हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स में आता है। तो ये कैन बी प्रिपेयर्ड इजिली व्हाइल इट रिक्वायर अ स्पेशल टेक्निक फॉर इट्स प्रिपरेशन। तो लिखवा देते हैं इसको, लिखिए। यानी इस वाले सेक्शन में हम लोग को ये डिस्कस करना है कि जो डिजॉल्व्ड पार्टिकल है यानी कि डिस्पर्ज्ड फेज है, उसका साइज कैसा है, और उसके अनुसार से इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है: मल्टीमॉलिकुलर, मैक्रोमॉलिकुलर और एसोसिएटेड। आप बताओ, मल्टी का मतलब क्या होता है? मेनी। कोलाइडल रेंज का साइज कहां से कहां तक होता है? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ध्यान से समझना, अगर मान ले कि किसी डिजॉल्व्ड पार्टिकल का साइज 0.1 नैनोमीटर का है, तो बताओ तो ये कोलाइड्स होगा या नहीं होगा? फिर से, कोलाइडल पार्टिकल का साइज कितना है? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर डिजॉल्व्ड पार्टिकल का साइज 0.1 नैनोमीटर है,
तो बताओ ये कोलाइड्स होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये तो ट्रू सॉल्यूशन रेंज का है। लेकिन अगर इसी तरीके के लार्ज नंबर ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ में जुड़ गए, कंबाइन कर गए इस तरीके से यहां पर, तो अब ये एक बड़ा सा अरेंजमेंट बनेगा। आप इमेजिन करो कि सिर्फ 20 ही कंस्टिट्यूएंट जुड़ गए, तो 20 मॉलिक्यूल जुड़ गए जिनका साइज 0.1 था, तो 0.1 इंटू 20 करोगे तो अब ये वैल्यू कितना हो गया? 2 नैनोमीटर। तो बताओ अब ये कोलाइड्स हुआ कि नहीं हुआ? तो मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स वैसे कोलाइड्स को कहते हैं जिनके पार्टिकल का एक्चुअल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, बट उनके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन कर एक बड़े मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं जिनका साइज कोलाइडल रेंज में आ जाता है, तो उन्हें हम लोग मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड कहते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल में आता है सल्फर सोल। सल्फर, इनके पार्टिकल का साइज छोटा होता है, लेकिन जब सोल बनाते हैं तो उस कंडीशन में इनके मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं, कंबाइन कर जाते हैं, और कंबाइन कर बड़े शेप को एक्वायर कर लेते हैं, तो मल्टी मॉलिकुलर कोलाइड्स हो जाता है। आप चींटी को देखो थोड़ा सा ध्यान से। एक चींटी जो है, जैसे अभी बरसात के टाइम में अभी बहुत सारा कीड़ा निकल रहा है, अभी हम लोग निकलेंगे या यहाँ पर है, तो इतने अपने से 10 गुना 20 गुना 50 गुना वजन वाले कीड़े को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देता है। तो करता क्या है, अकेले नहीं लड़ रहा होता है, वो 100 एक साथ में झुंड बना करके जुड़ गया और फिर अब उसको लेकर के चला जाता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो उनका वो एसोसिएशन, उनका वो जुड़ना मल्टी मॉलिकुलर जैसा बिहेव करता है कि अकेले नहीं, लेकिन ग्रुप अगर एक साथ में जुड़ गए तब फिर वहां पर वो कर सकते हैं। दूसरा है मैक्रो। दो टर्म यूज होता है जनरली, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। अगर किसी पार्टिकल का साइज इटसेल्फ नेचुरली 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में हो तो मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स के एग्जाम्पल में आता है। इटसेल्फ उनका साइज 1 नैनोमीटर से 1000 हो, 1 नैनोमीटर से छोटा है तब वो तो ट्रू सॉल्यूशन का हो गया, तो उनके लार्ज मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तभी वो हो गया। मैक्रो मॉलिकुलर के पार्टिकल का साइज इटसेल्फ ही होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में। जैसे इसके एग्जाम्पल में आपका रबर, जो नेचुरल प्लांट से निकल करके आता है, उनके पार्टिकल का साइज ऑलरेडी 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। रबड़ यूज करते हैं तो रबड़ प्लांट से निकलता है, रबड़ प्लांट से वो बाहर निकलता है तो लैटेक्स कहा जाता है। उस लैटेक्स में जब एसिटिक एसिड डालते हैं तो कोएगुलेट कर जाता है। आगे आएगा इसी चैप्टर में कोएगुलेशन, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा है एसोसिएटेड कोलाइड्स। एसोसिएटेड बहुत कुछ मैच करता है ये आपका मल्टी मॉलिकुलर जैसा, क्योंकि मल्टी मॉलिकुलर के भी पार्टिकल का साइज छोटा और एसोसिएटेड कोलाइड्स के पार्टिकल का भी साइज छोटा। यहाँ पर भी पार्टिकल जुड़ते हैं और यहाँ पर भी पार्टिकल जुड़ते हैं। तो सर दो कैटेगरी क्यों बांटा गया है? इनके पार्टिकल्स के नेचर के अनुसार से। यहाँ ये जो पार्टिकल होते हैं वो कोवैलेंट नेचर का होता है, जबकि यहाँ ये पार्टिकल जो होते हैं वो आयोनिक नेचर का होता है। इस जगह पर कहा जाता है कि इनके कंस्टिट्यूएंट्स नॉर्मल कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट उन्हें कहा जाता है जो सॉल्यूशन में जाने पर आयोनाइज कर जाते हैं, और आयोनाइज कर रहे हैं सॉल्यूशन में, इसका मतलब वो ट्रू सॉल्यूशन रेंज के हैं। जब एक पार्टिकुलर कंसंट्रेशन वो अचीव करता है, जिसे हम लोग क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन यानी कि CMC कहते हैं, तब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ एसोसिएट होकर मॉलिकुलर कोलाइड्स का ये आपका 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर का रेंज एक्वायर करते हैं। फिर से मल्टी मॉलिकुलर के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़कर उस रेंज को एक्वायर कर लेते हैं। मैक्रो मॉलिकुलर कोलाइड्स के पार्टिकल का साइज इटसेल्फ खुद ब खुद ही 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। एसोसिएटेड कोलाइड्स का पार्टिकल इलेक्ट्रोलाइट के जैसा बिहेव करता है, और इनके एसोसिएशन के लिए एक मिनिमम कंसंट्रेशन का होना जरूरी है, एंड दैट मिनिमम कंसंट्रेशन इज कॉल्ड क्रिटिकल मिसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। यानी कि इस कंसंट्रेशन से नीचे कंसंट्रेशन है तो वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, और इस कंसंट्रेशन से अगर एबव कंसंट्रेशन है तब वो कोलाइड्स के जैसा बिहेव करेगा। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, मल्टी मॉलिकुलर में और एसोसिएट। बारे में हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी थोड़ा सा डिस्कस किए थे, यहाँ पर उसके वर्क के बारे में डिस्कस करना है। सोप एक्चुअली है क्या? वैसे सब्सटेंस को कहा जाता है विच हैज क्लींसिंग प्रॉपर्टीज इन वाटर, यानी कि जिसमें पानी में गंदगी को साफ करने का प्रॉपर्टीज होता है, उसे सोप कहते हैं।
सोप का कंपोजिशन, ये साल्ट है सोडियम या पोटासियम का लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का जब बेस से रिएक्शन कराते हैं NaOH या KOH से, तो एसिड और बेस रिएक्ट कर किसका फॉर्मेशन करेगा? साल्ट का। तो लॉन्ग चेन साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सोडियम और पोटासियम इज कॉल्ड सोप। और इसी में ये जैसे सोप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे अगर हम लोग ये लिखते हैं C17H35 COONA, तो एक सोप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका ये पार्ट Na के ऊपर में प्लस चार्ज और COO के ऊपर में माइनस चार्ज होता है यहां पर। अब देखो यहां पर कितने कार्बन एटम है? 17। तो सोप मॉलिक्यूल का जनरली आप डायग्राम देखोगे तो ऐसे ही जिगजैग करके दिया हुआ है, ये लाइन, उसको समझते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक में बॉन्ड लाइन नोटेशन पढ़े, तो यहां पर 17 कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 कार्बन हो गया। लास्ट में बचा हुआ है COO, तो यहाँ पर आ गया COO माइनस और इस जगह पर ये Na प्लस। तो ये जो ऐसे ऐसे सोप का स्ट्रक्चर बनाते वक्त में ऐसे हम लोग कर देते हैं, तो मे भी हो सकता है कि पहले नहीं समझ में आया हो, लेकिन अब एक्चुअली ये है क्या, हर एक टर्निंग और टर्मिनल पर कार्बन एटम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो इसमें कार्बन वाले पार्ट ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको एरो को इस तरह से टेल बना करके रखते हैं। और ये आगे में एक शॉर्ट आयोनिक पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट होता है, जिसमें से एक निगेटिव हो गया, दूसरा क्या हो गया? पॉजिटिव, COO माइनस और Na प्लस। तो इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ वाला पार्ट COO माइनस की जगह पर ये माइनस, और इसकी जगह पर क्या कर दिया गया? Na प्लस। Na प्लस सॉल्यूशन में चला गया। अब ये बाकी का ये सोप मॉलिक्यूल है, आगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बताते हैं। लिखिए पहले सोप के बारे में, सोप मॉलिक्यूल्स लिखो। देखिए सोप इज ए सोडियम और पोटासियम साल्ट। सोप इज ए सोडियम और पोटासियम साल्ट, इज ए सोडियम और पोटासियम साल्ट of long chain carboxylic acid, long chain carboxylic acid, which has cleansing properties, which has cleansing, साफ करना, CLEANSING, which has cleansing properties in water, which has cleansing properties in water, paragraph change। a soap molecule has short ionic part, a soap molecule has short ionic part and long hydrocarbon part, hydrocarbon part। The short ionic part is hydrophilic in nature. Short ionic part is hydrophilic in nature. Hydrophilic in nature. While the long hydrocarbon part is hydrophobic in nature. Long hydrocarbon part is hydrophobic in nature. देखो फिलिक का मतलब होता है एफिनिटी, अभी बताया लियोफिलिक और लियोफोबिक। उसी तरह से हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक, जो वाटर के साथ में इंटरेक्शन करता है, एफिनिटी रखता है, वो हाइड्रोफिलिक, और जो वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, उसके साथ नहीं जुड़ता है, उसे हम लोग हाइड्रोफोबिक करते हैं। लाइक डिजोल्व लाइक का कंसेप्ट अप्लाई होता है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन पार्ट ज़्यादा है तो ऑर्गेनिक में डिजोल्व होगा, वाटर में नहीं होगा।
और आयनिक कंपाउंड पोलर में डिसॉल्व होता है तो इसलिए वो सॉल्युबल होगा। सोप मॉलिक्यूल का जैसे अभी हम लोग एग्जाम्पल देखें C17H35 COO Na, ये एक सोप मॉलिक्यूल है और जब इस सोप को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये आयोनाइज कर जाता है C17H35 COO- और Na+ में। इसी को अगर हम लोग स्ट्रक्चर को पूरे को एक्सप्लेन करते हैं इस तरीके से, तो ऐसे करके जिगजैग बनाया जाता है। यहाँ COO- और जगह पर कितना हो गया Na+। ये पूरा का पूरा पार्ट जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन का है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, हाइड्रोफोबिक। और ये जो छोटा सा पार्ट है ये किस नेचर का होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का। तो आप ये ड्रॉ कर लीजिए और स्टेटमेंट लिखें सेल, इसको समझोगे थोड़ा सा। ये मान करके चलते हैं कि ये मेरा पेन है वो एक सोप मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका ये टिप जो है वो आयोनिक है, छोटा सा पार्ट है, और बाकी का ये पार्ट जो है वो हाइड्रोकार्बन नेचर का है, यानी कि ये नॉन आयोनिक नेचर का और ये आयोनिक नेचर का। इन सब पेन में जो है वो टिप लगा हुआ है, यहां पर लगा हुआ है, इन सब पर COO- ये रह गया और Na+ तो सॉल्यूशन में बाहर चला गया, यानी कि अब ये सब के ऊपर में COO- है। ऐसे अगर इंडिविजुअली है, कंसंट्रेशन कम है तो इंडिविजुअल आयन के रूप में ये काम करेगा। लेकिन जब इसके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में आ रहे हैं, इस तरीके से कई सोप मॉलिक्यूल हैं, तो आप बताओ तो इसके ऊपर में कौन सा चार्ज है, माइनस, इसके ऊपर में, इसके ऊपर में, इसके ऊपर, तो सब आइडेंटिकल चार्ज है। तो सेम चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। तो देखो ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है, ये इसको रिपेल कर रहा है। नीचे वाले में तो कोई चार्ज नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, नॉन आयोनिक नेचर का है। तो ये जब रिपेल करेगा तो देखो तो इस तरीके से अरेंज हो रहे हैं और इस तरीके से एक रेडियल अरेंजमेंट बन जाएगा। और इसी रेडियल अरेंजमेंट को मिसेल्स कहते हैं, जिसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट सेंटर की तरफ होता है और आयनिक पार्ट बाहर की तरफ में होता है। क्योंकि जैसे ही सेम चार्ज को आप रखेंगे यहाँ पर तो सारा सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा और रिपेल करके वो एक दूसरे से दूर जाना चाहेगा। तो यहाँ ये जो अरेंजमेंट हुआ, अब ये देखो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट एक मॉलिक्यूल के जैसा बिहेव कर रहा है। तो इनका साइज 1 नैनोमीटर 2000 नैनोमीटर के बीच में चला गया। तो एक जब ये अकेले था तो इनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा, ये इलेक्ट्रोलाइट यानी ट्रू सॉल्यूशन के जैसा बिहेव कर रहे थे। लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में जुड़ गए हैं, एसोसिएट कर गए, एसोसिएशन का मतलब भी क्या होता है, जुड़ना, तो ये एसोसिएटेड कोलाइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो इसी तरह के इस रेडियल अरेंजमेंट को हम लोग मिसेल्स कहते हैं, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में ये सोप मॉलिक्यूल ऐसे बिहेव कर रहा है, ये एक सोप मॉलिक्यूल है, सोप मॉलिक्यूल। लेकिन जब ये लार्ज नंबर ऑफ सोप मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं इस तरीके से, तो ये बाहर की तरफ में आउटवर्ड अरेंजमेंट होता है आयनिक पार्ट का। यहां माइनस 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 माइनस, ये सब माइनस है, और इसी रेडियल अरेंजमेंट को कहा जाता है मिसेल। और ये किस कंडीशन में आता है, जब कंसंट्रेशन कितना हो, CMC के बराबर, और टेम्परेचर कितना हो, क्राफ्ट टेम्परेचर के बराबर। नोट में लिखे लिखवा देते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ नोट। लिखो इन aqueous solution, in aqueous solution large number of soap molecules, in aqueous solution large number of soap molecules radially arranged and results the formation of radially arranged and results the formation of micelle, MICELLE, radially arranged and results the formation of micelle and acquire
and acquire the colloidal range, and acquire the colloidal range. Colloidal range. It is an example of associated colloids. It is an example of associated colloids. An example of associated colloids. Associated colloids. अब यहां है क्लिनसिंग एक्शन ऑफ सोप मॉलिक्यूल, यानी कि कपड़ा कैसे ये साफ करता है, गंदगी कैसे हटाने का काम करता है। ध्यान से समझोगे। आप अगर कपड़ा साफ किए होंगे, करना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट अपना कपड़ा तो जरूर साफ करना चाहिए। तो आप कपड़े को पानी में डालो बगैर कोई डिटर्जेंट, बगैर कोई साबुन इस्तेमाल किए हुए, ठीक है। तो कपड़े से भी जब बाहर निकालोगे कपड़े को, जो आप पहन रहे हैं उसी को पानी में डाल दिए, कुछ देर के बाद में आप निकालोगे, तो बताओ तो जैसे पहले पानी साफ था, बाद में भी पानी उतना ही साफ रहेगा कि चेंज हो जाएगा, गंदा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कपड़े की गंदगी उस पानी में चली गई, लेकिन पूरा का पूरा आपका कपड़ा साफ नहीं हुआ। एक्चुअली डस्ट या डर्ट पार्टिकल दो नेचर का होता है, एक आयनिक और दूसरा ऑर्गेनिक नेचर का। जो आयनिक नेचर का था वो पानी में डिसॉल्व हो गया, लेकिन जो ऑर्गेनिक नेचर का है वो अभी भी आपके कपड़े के साथ में अटैच है। उसे हटाने के लिए ऑर्गेनिक नेचर का होना जरूरी है। तो जैसे अगर मान लिया कि आपका डर्ट पार्टिकल है, ये ऑर्गेनिक नेचर का है, ये अभी भी आपके कपड़े के साथ में अटैच है। अब इसके ऊपर में आप साबुन रगड़े, ये ऑर्गेनिक नेचर का है। कंसेप्ट आता है लाइक डिजॉल्व लाइक, यानी जो जैसा है वैसा ही डिजॉल्व करेगा। तो जैसे ही सोप डाले तो सोप में दो पार्ट है, एक छोटा सा पार्ट है आयनिक नेचर का और एक बड़ा सा पार्ट है क्या, ऑर्गेनिक नेचर का, हाइड्रोकार्बन नेचर का। तो आप बताओ तो इस डर्ट पार्टिकल के साथ में ये आयनिक पार्ट अटैच होगा या हाइड्रोकार्बन पार्ट? हाइड्रोकार्बन पार्ट। तो ये हाइड्रोकार्बन पार्ट इसके साथ अटैच हो गया, इसके साथ में ये जुड़ गया, यहां पर ये इस जगह पर जुड़ गया। आयनिक पार्ट यहां पर है, ऊपर की तरफ में आयनिक पार्ट है, क्योंकि आयनिक पार्ट तो इसके साथ में अटैच होगा नहीं। तो देखते होंगे कि डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं तो वहां कहा जाता है कि तुरंत डिटर्जेंट यूज करने के बाद में आप साफ मत कीजिए, उसको थोड़ी देर छोड़िए। सोकिंग टाइम होता है कि आपका कपड़ा जो है वो सोक करेगा। तो सोक करेगा एक्चुअली वो इंटरेक्शन का टाइम मिल गया। सोप या डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल यहाँ इसके साथ में अब अटैच हो गए। अब अटैच होने के बाद में अब इसे बाहर करना है, कपड़े से बाहर करना है। अब क्या करते हैं, हम ऊपर से पानी डालते हैं। जैसे ही हम पानी डालेंगे, H2O डालेंगे, ये पोलर सब्सटेंस है, तो ये H2O के साथ में इस सोप मॉलिक्यूल का ये आयनिक पार्ट जुड़ेगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा, इसके साथ में जुड़ेगा वाटर मॉलिक्यूल के साथ में। लाइक डिजॉल्व लाइक। कपड़े को आप गार रहे हैं, यानी पानी क्या कर रहे हैं, आप बाहर निकाल रहे हैं। पानी के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, सोप मॉलिक्यूल। तो पानी के साथ में सोप जाना चाहेगा, और सोप के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, डर्ट पार्टिकल, तो उसके साथ में डर्ट पार्टिकल बाहर आ जाएगा। यानी कि जैसे ही आप उसे स्क्वीज करते हैं तो पहले वाटर बाहर निकलेगा, वाटर के साथ साथ सोप मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, और सोप के साथ में जो अटैच डर्ट पार्टिकल है वो बाहर निकल गया, और आपका कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। इसी कंसेप्ट पर बाकी उसको ज्यादा रगड़ने का जरूरत नहीं है उस तरीके से। और रगड़ने का मतलब ये हुआ कि आप उसको उस जगह तक पहुंचा रहे हैं सोप मॉलिक्यूल को। जैसे ही वो अटैच्ड हो गया तब पानी आप डालेंगे तो वहां से ऑटोमेटिकली निकलेगा। आप देखो ना, वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, वो तो सिर्फ घुमाता है, वो सिर्फ घुमा रहा है, ठीक है। प्रेशर के साथ में पानी को बाहर निकाल रहा है, तो प्रेशर के साथ जब पानी बाहर निकल रहा है तो सोप मॉलिक्यूल भी बाहर निकलेंगे, और जब सोप मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे तो उसके साथ कौन अटैच है, डर्ट पार्टिकल, तो डर्ट भी उसके साथ में जाएगा ही जाएगा। तो पानी का काम है इसके साथ में जोड़ना। तो सोप या डिटर्जेंट इस्तेमाल करते हैं, दोनों में आयनिक पार्ट होते हैं, दोनों में हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है। तो जो हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वो जुड़ गया डर्ट पार्टिकल से, और जो आयनिक पार्ट है वो जुड़ गया किससे, वाटर मॉलिक्यूल से, और इस तरीके से कपड़े को साफ करता है। यहां पर भी वही दिखा रहा है, यहां पर कह रहा है कि ग्रीस या ऑयल जो भी ऑर्गेनिक नेचर का वो कपड़े के साथ में, जैसे ही आप साबुन लगा रहे हैं तब इसके साथ में सोप मॉलिक्यूल का हाइड्रोकार्बन पार्ट अटैच हो गया, और जब आप पानी डाल रहे हैं तब यहां से वाटर मॉलिक्यूल के साथ में जो है वो बाहर निकल गया, आपका कपड़ा साफ हो गया। गंदगी जो है वो बचा हुआ रह गया बकेट में या जहां कहीं पर भी, आप फिर बाकी का काम कर रहे होते हैं। लिखिए, लिखवा। आप बताओ लियोफिलिक क्लोराइड किसे कहते हैं?
लियोफिलिक कोलाइड उसे कहते हैं विच हैज एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो इसे बनाना आसान है या डिफिकल्ट है? आसान है। जैसे बताया कि सूप बनाना है आपको, तो स्टार्च पाउडर को पानी में डालिए और थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, सूप तैयार हो गया। ये सूप कोलाइडस नेचर का होता है। तो यहाँ कहता है लियोफिलिक कोलाइड्स के प्रिपरेशन के लिए कोई स्पेशल टेक्निक का जरूरत नहीं है। इट कैन बी इजिली प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, बाय हीटिंग, बाय वार्मिंग द डिस्पर्स्ड फेज इन डिस्पर्सन मीडियम। लिखिए इसके बारे में। सिंस लियोफिलिक कोलाइड has affinity, since liyophilic colloid has affinity between dispersed phase, and dispersion medium, therefore it can be easily prepared by mixing dispersed phase in dispersion medium, paragraph change. To prepare a starch sole, we can simply mix the starch powder in water and warm the solution, या मिक्सचर लिखो and warm the mixture, क्योंकि सॉल्यूशन कहोगे तो ट्रू सॉल्यूशन रेंज में चला जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।